इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम रात का दृश्य देखते हैं जहां कोई चिड़िया किसी पर नजर रखे हुए होती है। हम देखते हैं कि कोई लड़का मरी हुई अवस्था में जमीन पर पड़ा होता है। तभी कोई आवाज आती कि बधाई हो होस्ट, अमर बादल संप्रदाय के शिष्यों को नुकसान पहुंचाने का प्रारंभिक कार्य पूरा हो गया है। हम देखते हैं कि मरे हुए लड़कों के बीच एक लड़की को फिर आवाज आती है कि आप एक योग्य खलनायक हैं। ये सब कुछ कोई स्क्रीन में देख रहा होता है और कहता है कि ये सभी लोग आपके संप्रदाय के शिष्य हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को मिटा देंगे। मैंने आपको होस्ट के रूप में चुनकर सही किया। तभी वह चिड़िया उड़कर उस लड़की के पास पहुंची। वह लड़की बोली, क्या आप ही वह व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने कहा था कि ये लोग मरने के लायक हैं? इसके अलावा क्या मेरे पास कोई अन्य विकल्प है? तभी आवाज़ सुनाई देती है, यह सही है। यदि आप कार्य पूरा करने में विफल रहे तो मैं आपको हटा दूंगा। हमें लड़की के बारे में बताया जाता है कि मेरा नाम रुआन जियाओली है। 3 दिन पहले मुझे शैतान नामक एक सिस्टम द्वारा बचाया गया था। सिस्टम अपीयर होकर कहता है, क्या आप जीने और दुनिया देखने का एक और मौका चाहते हैं? वो बताती है कि इसके बदले में वह चाहता है कि मैं एक विलेन सिस्टम से जुड़ जाऊं और होस्ट बन जाऊं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि विलेन सिस्टम के लिए मुझे समय स्थान के अनुरूप में विलेन बनना पड़ता है। हत्या और आगजनी जैसे जघन्य अपराध करने से लेकर षड्यंत्र और बदनामी में शामिल होने तक, इन शॉर्ट मुझे सभी प्रकार के दुष्ट कार्य की आवश्यकता है। हमें उसके कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट होस्ट का नाम रुआन ली है, जो क्लाउड अमर संप्रदाय के सबसे छोटी बहन और सबसे सुंदर महिला है। वह बचपन से ही खेती किसानी में प्रतिभाशाली रही है और उन्हें सबका अटेंशन मिला है। हालांकि अभ्यास के दौरान अचानक ही भटक गई और उसकी साधना नष्ट हो गई। वास्तव में अनुग्रह से गिरी हुई रुआन ली कई वर्षों से अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए गुप्त रूप से शिष्यों को नुकसान पहुंचा रही और उनकी आध्यात्मिक शक्ति निकालकर गोलियों के रूप में ले रही हैं। रुआन ली अब अपने शिष्यों की आध्यात्मिक शक्ति हड़पने के लिए उनकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर रही है। बताओ, अगला काम क्या है? सिस्टम कहता है, आपके पास 3 मुख्य कार्य हैं। पहला, शिष्यों को हानि पहुंचाइए। दूसरा, बादल अमर संप्रदाय के नेता को मार डालो। तीसरा, इस दुनिया के पुरुष नायक द्वारा मारा जाना और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाना। मैं पहले 2 को तो समझ सकती हूँ, लेकिन आखिरी के लिए मैं स्वयं को स्वेच्छा से मौत के हवाले क्यों कर रही हूँ? एक योग्य विलन को स्वाभाविक रूप से मेन कैरेक्टर के हाथों अपना अंत मिलना चाहिए। वैसे इस दुनिया में मेन लीड आपके नेता और कनिष्ठ का उत्कृष्ट शिष्य है। मैं वास्तव में यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वह आपको अपने वरिष्ठ मार्शल भाई को कैसे मार देगा। वो बेचारी मन में कहती है, कैसा विकृत दिमाग का है। सारे सबूत मिटा दिए गए जब तक मैं अपने शरीर पर लगी खून की गंध को धो नहीं देती। कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। और जैसे ही कमरे के अंदर आई, किसी का हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसका मुंह बंद कर दिया। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी सिस्टम अपीयर होकर कहता है, होस्ट, वह मेल प्रोटेगनिस्ट है बेलियान की। वो कहती, क्या? छोड़ो मुझे। हमारे हीरो तो उसकी हाथ को पकड़कर बेड पर ही लेटा देते हैं। सिस्टम कहता है, होस्ट, यह मत भूले कि अब आपकी मेरी डिएशंस टूट चुकी हैं। आप किसी काम के नहीं हैं। हमारी रुआनली कहती है, चुप रहो, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती है। सिस्टम कहता है, सिस्टम बंद हो गया। इस हालात के लिए शटडाउन का शेष समय 2 है। रुआनली कहती है, शांत हो जाओ और ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। वो मन में कहती है, यह तो साफ है कि उसके साथ कुछ तो गलत है। फिर हमारे हीरो को थोड़ा होश आता है और वह कहता है, सिस्टर, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे माफ़ कर दो। ऐसा लगता है कि मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया है। बहन, क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? रुआनली कहती है, रुको।
फिर उसकी नज़र सामने रखे पानी के कटोरे पर जाती है। उसने उस पानी के कटोरे पर जादू किया जो सीधे हमारे हीरो के सिर के ऊपर पानी गिरा। कि रुआनली यानकी से कहती है कि क्या तुम्हें अब होश आया? यानकी कहता है कि बड़ी बहन, मैं अभी उसके बाद क्या था। हमारी रुआनली सीधे हमारे हीरो के सिर को पानी के बकेट में ही डुबो कर कहती है, क्या अब तुम जाग रहे हो? यानकी कहता है कि हाँ बहन, आपका धन्यवाद। सिस्टम कहता है कि होस्ट आप बहुत ही निर्दयी हैं। हम देखते हैं कि यानकी रुआनली के कमरे के बाहर बैठा होता है और सोच रहा होता है। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रुआनली कहती है, यदि तुम जाग रहे हो तो यहाँ से चले जाओ। वह अपने मन में कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा है कि वह बहुत गुस्से में है। खैर, मैंने जो कुछ किया है उसे देखते हुए कोई भी महिला नाराज होगी। जब तक वह शांत हो नहीं जाती, मुझे सुबह तक घुटने टेकने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर हम देखते हैं कि 2 घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रुआनली कहती है, तुम अभी तक भी यहाँ क्यों हो? यानकी कहता है, अमर संप्रदाय के एक सिद्धांत पर जोर देता है कि एक बार आदेश दे दिया जाए तो उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। संप्रदाय के प्रथम शिष्य के रूप में मुझे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सबसे पहले मैंने ही बहन को परेशान किया और तुम संतुष्ट नहीं हुई तो मैं यहाँ से जाने की हिम्मत नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे सज़ा दे। रुआनली कहती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मेरा तुम्हें सज़ा देने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस अपनी भावनाओं को छुपाने की आदी हूँ। जो कि तुम कहते हो कि तुम्हें कोई फंसाया गया है, तो यह एक अनजाने में हुई गलती थी। 1 घंटे तक घुटने टेकना मेरी तरफ से तुमको दी गई चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है। सावधान रहना कि भविष्य में फिर से तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ न करें। तुम अब जा सकते हो। ये सुनकर तो यानकी सरप्राइज ही हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वह कुछ सोच रहा होता है। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोई यानकी से कह रहा होता है, यानकी, तुम अन्य शिष्यों से अलग हो। तुम में असाधारण प्रतिभा है और तुमसे संप्रदाय को आशा है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति गलतियां नहीं कर सकता। क्या तुमको याद है? छोटा यानकी कहता है, हाँ। यानकी के सभी साथी कह रहे होते हैं कि यानकी, तुम तो संप्रदाय के रोल मॉडल हो। तुमको सभी शिष्यों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए। तुम्हें अहंकारी, कमज़ोर या निराश नहीं होना चाहिए और सबसे बढ़कर तुम्हें परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। यानकी फ्लैशबैक से बाहर आकर कहता है, मैं आज्ञा का पालन करूँगा। वह रुआनली की बातें याद करता है कि रुआनली कहती है, अब तुम जा सकते हो। मेरा तुमको सज़ा देने का कोई इरादा नहीं है। वह मुस्कुराते हुए मन में कहता है, यह पहली बार है जब किसी ने मुझसे ऐसा कहा है। हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम झाओ कियानी है। वह संप्रदाय नेता की एक रिश्तेदार है। वह कहती है, सीनियर, कहाँ थे? क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। यानकी कहता है, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? ये सुनकर तो बेचारी झाओ के आंखों में आंसू ही आ जाती है और कहती, बड़े भाई, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें उस चाय से एलर्जी है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, झाओ कहती है, बड़े भाई, मैंने आपके लिए एक विशेष रूप से कुछ नींद लाने वाली चाय ढूंढी है। बस इसे पी लो और एक बार जब तुम्हारा काम हो जाए तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। फ्लैशबैक से बाहर निकल कर देखते हैं, यानकी झाओ का हाथ झटक देता है और कहता है, तुम पहली हो जिसने मुझे घृणा का अनुभव कराया है। छोटी बहन झाओ, संप्रदाय के नेता के खातिर मैं तुम्हारी चालों को सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करूँगा। यदि तुम मुझे परेशान करते रहोगे तो मैं विनम्र भी नहीं रहूँगा। झाओ अपने मन में कहती है, मेरी योजना में कोई गलती नहीं थी, फिर भी वह विफल हो गई। मेरे बड़े भाई ने स्पष्ट रूप से दवा ली है,
फिर भी वह इतना शांत क्यों है? वह अभी अभी पीछे के पहाड़ की ओर से आया था। यह हो सकता है। हम रुआनली को देखते हैं जो कुछ पढ़ रही होती है। सिस्टम कहता है, होस्ट आप यहाँ विलेन बनने आई हैं, आलसी बनने नहीं। मैंने सोचा है कि आपकी कठिनाई के लेवल को और बढ़ा दूंगा और आपको 2 महीने में कम से कम किसी को मारना ही होगा। रुआनली कहती है, डेविल विलेन ने उन शिष्यों को क्यों मारा? मेरा मतलब है उसने स्पेशली उन्हीं को निशाना क्यों बनाया? सिस्टम कहता है, क्योंकि अमरपंथ के ये शिष्य अच्छे लोग नहीं हैं, वे सिर्फ दिखावा करते हैं। जिन शिष्यों को आपने कर रात हत्या की है, उन्होंने कुछ महीने पहले अपने प्रशिक्षण के दौरान माउंटेन में एक किसान के बेटी के साथ रेप किया था। रुआनली कहती है, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि विलेन पूरी तरह से बुरी हो। मैं सचमुच उसके साथ सिंपैथी महसूस करती हूँ। कोई दरवाज़ा खटखटाता है। यानकी कमरे के अंदर आकर कहता है, बड़ी बहन संप्रदाय ने आपको तुरंत बुलाया है। प्लीज़ इंपॉर्टेंट मैटर में डिस्कस करने के लिए बादल अमर संप्रदाय के मेन हॉल में जल्दी आएं। वे दोनों जाने लगते हैं। रुआनली कहती है, क्या कर रहा तुम ठीक से सोए नहीं? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया? तुमने सपने में क्या देखा? यानकी बोला, मैंने सपना देखा। यह कहकर तो वह सपने की दुनिया में ही चला जाता है जहाँ वे दोनों साथ में थे। वो मन में कहता है, कल रात मैंने एक ऐसा दृश्य का सपना देखा जो आज सुबह भी। वो याद करता है कि जब वह सुबह उठा उसे कुछ महसूस हुआ। तब उसका साथी अंदर आते हुए कहता है, बड़े मार्शल भाई जागो। वह खांसते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक साफ अंडरगारमेंट्स लेकर आता हूँ। यानकी कहता है, चले जाओ यहाँ से। अपनी यादों से बाहर आकर यानकी शर्माते हुए कहता है, कुछ भी नहीं। बेचारी रुआनली सोच रही होती है, इसे क्या हो गया। हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ सभी इकट्ठे होकर बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि संप्रदाय के नेता झेंग डॉलिन कहते हैं कि आज मैंने आप सभी को तत्काल बुलाया है। मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि क्यों, है ना? हम रुआली को देखते हैं, वो हतमस्त अपनी चाय पी रही होती है। तभी एक व्यक्ति कहता है, 3 महीने बाद त्रिवार्षिक अमर संप्रदाय सम्मेलन होगा। ऐसे महत्वपूर्ण समय में वास्तव में कोई व्यक्ति बादल अमर संप्रदाय में बार बार हत्याएं कर रहा है। यह दुस्साहसपूर्ण है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, यदि इस मामले की गहराई से जांच नहीं की गई तो संप्रदाय सम्मेलन में अन्य संप्रदायों द्वारा हमारे बादल अमर संप्रदाय का मजाक बनाया जाएगा। यानकी प्रथम शिष्य के रूप में तुम्हें जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ना होगा और उसे न्याय के कटघरे में लाना होगा और अपनी गुरु मृतक शिष्यों का एक्सप्लेनेशन देना होगा। यानकी कहता है, हाँ। यानकी सोच रहा होता है, क्या होगा अगर कल्प्रिट को पकड़ न सकूं? बकवास। क्या ऐसा कुछ है जो तुम पूरा नहीं कर सकते? बस निश्चित रहो। तभी रुआनली चाय के कप को धड़ाम से उसकी ओर बढ़ाते हुए बोलती है, यह चाय बहुत कड़वी है, मेरे लिए एक नया कप लाओ। वह व्यक्ति बोलता है, उसे लोगों पर हुक्म चलाने की हिम्मत कैसे हुई? यानकी कप को पकड़कर कहता है, समझा। तभी वहाँ कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं। वह कौन है? उसने बुजुर्गों की चर्चा में इस तरह बाधा डालने की हिम्मत कैसे की? तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, आप अभी अभी आए हैं ना, इसलिए आपको अभी तक पता नहीं है। मैंने सुना है कि वह दिव्यांगत संप्रदाय नेता की आंतरिक शिष्या और छोटी बहन थी। उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट है, लेकिन वह अपनी साधना में बहुत अधीर थी, जिसके कारण वह राक्षसी साधना में पड़ गई और उसकी मेडिटेशन को नुकसान पहुंचा। लेकिन फिर भी हमारे संप्रदाय के नेता अभी भी उसकी अपनी छोटी बहन की तरह देखभाल करते हैं। एक विकलांग व्यक्ति को चर्चा के लिए मेन हॉल में बैठने और शिष्यों द्वारा पूजा करने की अनुमति देकर उन्होंने उसे पहले ही सारे विशेष अधिकार दे दिए हैं। यह बातें सुनकर यानकी कहता है, किसी को भी मेरी बड़ी बहन के बारे में बुरा बोलने की इजाज़त नहीं है। वो चाय के कप को देते हुए सोचता है, क्या उसने मुझे जानबूझकर जगाया क्योंकि उसने देखा कि मैं विचलित था? लेकिन क्या अब तक उसके छोटे शिष्यों द्वारा उसे लगातार नीची नज़र से देखा जा रहा है? रुआनली कहती है,
आप लोग जारी रखें। संप्रदाय के नेता यानकी से कहते हैं, यानकी, आपको इस मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और आपको हत्यारे को पकड़ना चाहिए और उसे जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। 1 महीना नहीं, आधा महीना में हमें हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। यानकी कहता है, हाँ। रुआनली कहती है, विक्टिम को कई बार चाकू घोंपा गया है और गला घोंटकर मार डाला गया। हत्यारा वह व्यक्ति है जिसे यातना देने में आनंद आता है। इसके अलावा हत्यारा निश्चित रूप से कद में छोटा है। यानकी सवालिया नज़र से रुआनली को देखता है। रुआनली अपना कहना जारी रखती है, मैंने आज सुबह शव का निरीक्षण किया और पाया कि शव पर ऊपर से नीचे तक बंद का निशान थे, जिससे यह साबित होता है कि हत्यारा इन शिष्यों से छोटा है। एक शिष्य कहता है, गुरुजी, शरीर पर निशान सचमुच ऊपर से नीचे तक जाते हैं। रुआनली कहती है, अगर हम इस सीमा के भीतर जांच करेंगे तो कुछ गलत संगीतों को बाहर किया जा सकता है। संप्रदाय के नेता कहते हैं, छोटी बहन सही कह रही है, यानकी तुम्हें इस दिशा में जांच करनी चाहिए। यानकी कहता है, हाँ। वह अपने मन में कहता है, बड़ी मार्शल बहन, आपने एक बार फिर मेरी मदद की। डेविल बोलता है, आप सुराग देने में बहुत स्पष्ट हैं। क्या आपको डर नहीं लगता है कि वह कल आपको ढूंढ लेगा? रुआनली कहती है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इतने सारे लोग केवल उस पर ही दोष डाल रहे हैं। इसके अलावा हम जल्दी से जल्दी प्लॉट को आगे बढ़ाएंगे। क्या आपने यही निर्देश नहीं दिया था? चिड़िया आकर उसके उंगली में बैठती है। रुआनली कहती है, गंदा लग रहा है, मुझे मत छुओ। डेविल कहता है, रुआन जियाओली, ऐसा लगता है कि आपके पक्षी आपसे ज़्यादा खून के प्यासे विलेन हैं। शायद वे दूसरे जीवों का शिकार करने निकली हैं। रुआनली कहती है, डेविल, क्या किसी ने तुमसे कहा है कि इस तरह बोलने से तुम्हारे कोई दोस्त नहीं रहेंगे? डेविल कहता है, हाँ, जैसे कि तुम्हारे हैं कोई दोस्त। रुआनली कहती है, नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरी याददाश्त में मैं हमेशा अकेली रही हूँ। डेविल कहता है, मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे ऊपर दया करूँगा और तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखूँगा। अगर तुमने मिशन पूरा नहीं करोगी, मैं तुमको तुरंत ख़त्म कर दूँगा। रुआनली कहती है, समझ गई। बहुत शौर है, मैं सचमुच इसे फिर से बंद करना चाहती हूँ। सभी शिष्य जंगल की ओर जांच करने के लिए जा रहे थे। तभी एक शिष्य कहता है, बड़े मार्शल भाई, हाल के दिनों में हमने उन सभी लोगों की गहन जांच की है जो कद में छोटे हैं। पीछे पहाड़ पर केवल यही जगह बची है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? यानकी को लगता है कि कोई उसे पीछे से पुकार रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ झाव पुकार रही होती है कि बड़े भाई बेली, आपने जांच में कड़ी मेहनत की है। मैंने अभी अभी जो पेस्ट्री बनाना सीखा है उसका स्वाद चखें। देखें कि क्या यह मेरी कुकिंग स्किल्स में सुधार हुआ है। यानकी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पिछली बार ही यह क्लियर कर दिया था, है ना? झाव कहती है, पिछली बार जो हुआ उसके लिए तुम अब भी मुझ पर नाराज़ हो, लेकिन मैंने आपसे ईमानदारी से माफ़ी मांगी है। पीछे से शिष्य आपस में बात कर रहे होते हैं कि अरे बड़े भाई बेली, हमारी प्यारी छोटी बहन के प्रति इतना निर्दय कैसे हो सकता है? दूसरा शिष्य कहता है, बड़े भाई में सच मानवीय करुणा की कमी है। झाव कहती है, बड़े भाई, अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ अपने आप पर ज़्यादा दबाव न डालें। जब तक आप यह फूड बॉक्स स्वीकार करते हैं, मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊँगी और जांच में आपको परेशान नहीं करूँगी। रुआनली कहती है, वह दूसरों पर अच्छे इरादे थोप रही है। वे दोनों उसकी ओर देखने लगते हैं। इसके और बुरे इरादे के बीच क्या अंतर है? यानकी रुआनली को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, बहन, तुम यहाँ हो, यह क्या है? रुआनली कहती है, मैं बस मनोरंजन के लिए कॉमिक से कुछ पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। रुआनली को देख झाव का तो मुँह ही लटक जाता है और उसे देखकर रुआनली कहती है, क्या हुआ? क्या इससे आप में से किसी को परेशानी हुई?
यानकी नील डाउन होकर कहता है, सीनियर आप ज्ञान से परिपूर्ण है और मैं समझ गया हूँ। वह अपने मन में कहता है, उसने एक बार फिर मेरी मदद की। हमारी झाव तो गुस्से में कहती है, यदि ऐसा है तो मैं पहले ही चली जाऊंगी और आपकी जांच में बाधा नहीं डालूंगी। गुड बाय। वह जाते हुए अपने मन में कहती है, भाई बेली का उसके साथ रिश्ता वास्तव में असामान्य है। पीछे से दो शिष्य बात कर रहे होते हैं कि क्या यह औरत बेकार है। बड़ी बहन रुआन, वह सुंदर है लेकिन थोड़ी कठोर है। वह किसी भी तरह से किसी बुजुर्ग जैसे नहीं लगती। उसने पहले जो बातें कही उनसे ऐसा लग रहा था कि वह बहन झाव का मजाक उड़ा रही थी। वे दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि उड़ते हुए रुआनली की पक्षी उन दोनों पर पीछे से हमला कर देती है। फिर वह पक्षी रुआनली के पास जाकर उसके कंधे पर बैठ जाती है। रुआनली पक्षी से कहती है, तुम मूर्ख पक्षी हो, तुम मुसीबत में पड़ गए और यहाँ आ गए। क्या दूसरे लोग नहीं सोचेंगे कि तुम मेरी छोटी चिड़िया हो, है ना? याद रखें कि लोगों को टक्कर मारने के बाद धूल उड़ जाए ताकि वे आपको दोष न दे सके। वो शिष्य कहता है, भाई बेली, यह दुर्भावनापूर्ण महिला यूनकिसियन संप्रदाय में ऐसे क्रूर पक्षी को पार रही है। मुझे यकीन है कि वह अपराधी। चलो उसे वापस ले चलते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। यानकी गुस्से में कहता है, गार्ड हथकड़ी लाओ। ये सुनकर तो वो शिष्य कहता है, भाई बेली सचमुच सबसे सुंदर है। यानकी कहता है, इस शिष्य को बांधो जिसने परेशानी पैदा की है और उसे अनुशासन कक्ष में ले जाओ। उसकी सज़ा 100 बार कोड़े मारने की है। और शिष्य कहता है, आप रुको बड़े भाई। यानकी कहता है, तुमने पहले बड़ी बहन के बारे में बुरा भला कहा और फिर उस पर चिल्लाने लगे। तुम्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप न्याय चाहते हैं तो मैं आपको यह प्रदान करूंगा। उसे 2 गार्ड ले जा रहे होते हैं। वो पीछे मुड़कर कहता, भाई मैं अपनी गलती मानता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। गार्ड कहता, हिलना मत। रुआनली कहती है, क्या आप आज इस बात की जांच करने के लिए पहाड़ पर आए हैं कि क्या मैं कातिल हूँ? जो पूछना है पूछिए और चारों ओर देख लीजिए। यानकी कहता है, मैं हिम्मत नहीं करूँगा। उन्हें देखकर एक शिष्य अपने मन में कहता है, यह पहली बार है जब मैंने भाई बेली को इतने गुस्से में देखा है। रुआनली कहती है, मैं पहाड़ से नीचे की ओर जा रही हूँ, जो कि आप मुझसे पूछताछ नहीं करेंगे, इसलिए आपको भी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। यानकी कहता है, सीनियर आप कहाँ जा रही हैं? रुआनली ऐसे ही कह देती है, पहाड़ के नीचे किनारे में बसे कस्बे में कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। यानकी सोचते हुए कहता है, अपराधी के फिर से हमला करने की संभावना है और हाल ही में शहर में शांति नहीं रही है। क्या मैं सीनियर के साथ पहाड़ के नीचे उतरूं? रुआनली और उसके पक्षी दोनों चकित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। रुआनली मज़े से खा रही होती है और यानकी उसका सामान पकड़ा हुआ होता है। दोनों में खामोशी छाई होती है। यानकी रुआनली को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बड़ी बहन संयम का अभ्यास नहीं करती और उसे मिठाइयाँ विशेष रूप से पसंद है। इस मामले में वह किसी भी अन्य साधारण लड़की से अलग नहीं है। रुआनली अपने मन में कहती है, वह बहुत देर से झांक रहा है, क्या वह भी इसका स्वाद लेना चाहता है? रुआनली कहती है, क्या आप एक बार कोशिश करना चाहेंगे? यानकी चौंकी जाता है। यानकी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं बड़ी बहन। मास्टर अक्सर हमें सिखाते हैं कि सीनियर शिष्यों को एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। वो कहता जा रहा होता है। रुआनली झट से उसके मुंह में एक मिठाई खिला देती है और कहती है, अगर तुम खाना चाहते हो तो पहाड़ के नीचे किनारे में क्यों नहीं कहते? तुमने मुझे पूरे रास्ते खाते हुए देखा है। यानकी मिठाई खाते हुए कहता है, मुझे इतनी बेबाकी से बात करने के लिए क्षमा करें। रुआनली कहती है, मुझे बताओ इस चेस्टनट का स्वाद कैसा है? यानकी शर्माते हुए कहता है, बहुत मीठा, पूरी तरह पकाया गया। ये कहते हुए उसके कान ही लाल हो जाते हैं। रुआनली अपने मन में कहती है, वह हमेशा अचानक क्यों चला जाता है? रुआनली अपने रूम में आती है और बुक देखते हुए मन में कहती है, पुस्तक में कटे हुए बाल गायब हो गए हैं। तो क्या वह जानबूझकर मेरे साथ आया और फिर अन्य शिष्यों को यहाँ खोज करने दिया? रुआनली कहती है, डेविल मेल लीड के साथ डील करना सचमुच डिफ़िकल्ट है। इस गति से मुझे जल्द ही खोज लिया जाएगा
और मैं इस प्लॉट को कंप्लीट कर लूँगी। डेविल कहता है, नहीं, यह आवश्यक रूप से सच नहीं है। डेविल अपने मन में कहता है, ओरिजिनल प्लॉट के अनुसार एक रूटीन मैटर के लिए रुआनली की जगह की खोज करता है, लेकिन अब वह बहुत परेशानी से गुजर चुका था। जाहिर है कि उसने उसकी फीलिंग पर विचार किया। वह नहीं चाहता था कि वह परेशान हो। रुआनली कहती है, नेक्स्ट टाइम हमें अधिक केयरफुल रहना होगा, है ना? डेविल अपने मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेल लीड के मन में रुआन जियाली के लिए फीलिंग डेवलप हो गई हो? दिलचस्प बात यह है कि उत्कृष्ट मेल लीड दरअसल में दुष्ट विलेन के झांसे में आ गया। क्या अलग थलग रहने वाली रुआन जियाली प्रभावित होगी? अगर वह ऐसी है, लेकिन अंत में उसे अपने प्रेमी के हाथों मरना पड़ता है। उसे एक अलग तरह का टूटना दिखाना चाहिए, है ना? मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यानकी संप्रदाय के नेता के पास आकर उन्हें ग्रीटिंग करता है। संप्रदाय के नेता कहते हैं, उठो यानकी, केस में क्या कोई प्रोग्रेस हुई? यानकी कहता है, मैंने कल्प्रिट की जांच करने के लिए मास्टर के निर्देशों का पालन किया, लेकिन मुझे कोई भी सस्पिशियस व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन अभी भी, यह कहते हुए यानकी रुक जाता है। संप्रदाय के नेता कहते हैं, मुझे बताओ। यानकी कहता है, मैंने उन 2 शिष्यों की जांच की जो हाल ही में मारे गए थे। पता चला कि आधे साल पहले उन्होंने पहाड़ के किनारे में स्थित कस्बे में एक लड़की के साथ अपवित्र व्यवहार किया था और अंत में उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। संप्रदाय के नेता गुस्से में कहते हैं, बास्टर्ड, यह हमारे बादल अमर संप्रदाय के रेपुटेशन पर पूर्ण कलंक है। यानकी कहता है, मैंने उन शिष्यों पर भी गौर किया जो मारे गए थे और पाया कि हत्या और लूटपाट के अलावा उन्होंने कई घृणित काम भी किए थे जो हमारे संप्रदाय के लिए शर्म की बात थी। वे मरने के लायक थे। इसलिए मैं अनुमान लगाता हूँ कि हत्यारे का एक विशेष लक्ष्य है। मारे गए प्रत्येक शिष्य ने बड़े बड़े बुरे काम किए हैं। इस दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि हत्यारा न्याय कर रहा है। संप्रदाय के नेता कहते हैं, आगे बढ़ो। यानकी कहता है, यह हत्यारा आम लोगों से अलग है। अगर कोई साधारण व्यक्ति बुराई से घृणा करता है और न्याय करना चाहता है, वह बुरे कामों को सार्वजनिक कर देगा और उन्हें सजा के लिए अमर बादल संप्रदाय को सौंप देगा। इसके बजाय इस हत्यारे की तरह दुष्टों को गुप्त रूप से मारने का चुनाव करें, जब तक कि वह हत्यारा अब बादल अमर संप्रदाय की सत्ता और निष्पक्षता पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए उसने व्यक्ति रूप से उन लोगों को मार डाला। संप्रदाय के नेता कहते हैं, उसे बादल अमर संप्रदाय में कोई विश्वास नहीं है। यानकी, वेल डन, जांच जारी रखो, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया एक तरफ हट जाइए। हालांकि मामले की जांच करते समय अपनी कल्टीवेशन अनदेखा न करें। संप्रदाय सम्मेलन जल्द ही होने वाला है। यानकी कहता है, मास्टर जी, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। संप्रदाय के नेता कहते हैं, यह क्या है? यानकी कहता है, सर्दी आ रही है और मैंने पाया है कि सीनियर रुआन के पहाड़ी निवास में मौसम के लिए आवश्यक आपूर्ति की कमी है। क्या हम तैयारी के लिए किसी को भेज सकते हैं? संप्रदाय के नेता अपना माथा ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आह, मेरी छोटी बहन हमेशा बातें अपने तक ही सीमित रखती है और कुछ नहीं कहती। इसका असर अंत में उसके स्वास्थ्य ही पर पड़ेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगले महीने उसे आप युवाओं को अमर संप्रदाय पर्वत पर आराम करने के लिए ले जाने दें। यानकी पूछता है, सीनियर रुआन हमारे साथ संप्रदाय सम्मेलन में शामिल होंगी? इसका उत्तर तो हमें नहीं बताया गया। सीन शिफ्ट होता है। सभी शिष्य इकट्ठे हुए होते हैं। एक शिष्य कहता है, बड़े भाई, हम सब यहाँ हैं, चलो जल्दी चले ताकि हम अमर संप्रदाय पर्वत पर जल्दी पहुँच सके। यानकी कहता है, थोड़ी देर और रुकते हैं, सीनियर रुआन अभी तक नहीं आई है। छाओ के पीछे से 2 शिष्य आपस में बात कर रही होती हैं कि हम सब यहाँ हैं, सीनियर रुआन अभी तक क्यों नहीं आई? यह कितना सौभाग्य की बात है। दूसरी शिष्य कहती है, यह मत भूलो कि सीनियर रुआन ने पिछली बार बड़ों का भी सामना नहीं किया था, जूनियर्स की तो बात ही छोड़। यानकी उन शिष्यों से कहता है, हम तय रवानगी समय पर नहीं पहुँचे हैं, हम जल्दी पहुँच गए हैं, इसलिए थोड़ा और इंतज़ार करना कोई समस्या नहीं है। वे शिष्याएँ कहती हैं, ठीक है। तभी रुआनली कहती है, मैं यहाँ हूँ।
रुआली आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसे देखकर सभी शिष्य कहते हैं, सीनियर रुआन आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यानकी तो बस उसे देखने में ही खो जाता है। पीछे से शिष्य चिल्ला रहे होते हैं, सीनियर सीनियर अब हम जा सकते हैं। यानकी खांसते हुए कहता है, चलो चले। सभी शिष्यों अपनी उड़ने वाली तलवारें तैयार रखें। वे सभी तलवार पर चढ़कर उड़ने लगते हैं। वे कह रहे होते हैं, ग्रेट जूनियर मार्शल भाई, देखते हैं कौन पहले शहर तक पहुंच सकता है। बड़ी बहन मेरा इंतज़ार करो। यानकी कहता है, सीनियर क्या आप अपनी अमर तलवार नहीं लाई हैं? रुआनली कहती है, यानकी मैं तलवार पर उड़ नहीं सकती। ये सुनकर तो यानकी शौक में ही चला जाता है और अपने मन में कहता है, सीनियर तलवार पर उड़ नहीं सकती। एक कल्टीवेटर के रूप में वह तलवार पर उड़ने में अयोग्य है। यह कितना निराशाजनक होगा। इसके अलावा सीनियर रुआन बहुत ही शानदार हुआ करती थी। वह अभी भी निराश महसूस कर रही होंगी। इधर हमारी रुआनली कुछ और सोच रही होती है कि तलवार पर उड़ने की क्या ज़रूरत है, इससे मुझे चक्कर आता है। मैं तो बस शहर जाऊंगी और वहां आराम से जाने के लिए एक घोड़ा खरीदूंगी। रास्ते में दृश्यों का आनंद लूंगी। यानकी रुआनली के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, सीनियर मैं अपने दोस्त के लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर उसे पकड़कर तलवार पर उड़ने लगता है और कहता है, मैं सीनियर को पहाड़ पर ले जाऊँगा। फिर यानकी रुआनली को प्यार से देखने लगता है। यह देखकर रुआनली अपने मन में कहती है, क्या वह सचमुच विलेन के साथ इतना फ्रेंडली हो सकता है? यह सोचकर रुआनली यानकी के कपड़े को पकड़ते हुए कहती है, ठीक है तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू। ये सुनकर वो भी कंफर्टेबल होता है और उसकी कमर को पकड़ते हुए सोचता है, सीनियर की कमर बहुत पतली है, बहुत नाजुक है। ऐसा लगता है कि यह थोड़ा सा बल लगाने पर टूट सकता है। सीनियर की ओरा। ये सोचते ही वह ब्लश करने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, ध्यान लगाओ और शांत हो जाओ। ये सोचकर वे अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। यानकी कहता है, चलो आज रात यहीं आराम करें। फीमेल शिष्यों पास जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करो और आग जलाओ। मेल शिष्यों मेरे साथ शिकार के लिए आओ। वे शिष्य कहता है, हाँ। यानकी रुआनली को पानी की बाटल देते हुए कहता है, सीनियर आपका शरीर कमज़ोर है, थोड़ी देर यहाँ आराम करें। रुआनली कहती है, हाँ। रुआनली पेड़ के नीचे बैठकर पानी पी रही होती है। तभी डेविल कहता है, अब समय है हिसाब लगाने का। आने वाला समय है जब आप शिष्यों को नुकसान पहुँचाएंगे। यह मत सोचे कि आप यहाँ सिर्फ आराम करने आई हैं। रुआनली कहती है, तुमने यह जानबूझकर किया है ना? अगर 1 दर्जन लोगों के साथ कोई मरता है तो बेली यानकी को तुरंत संदेह हो जाएगा कि हत्यारा हमारे बीच ही हो सकता है। जांच का दायरा तुरंत ही क्लाउड इमॉर्टल संप्रदाय के हजारों फॉलोअर्स से घटकर मात्र 1 दर्जन लोगों तक सीमित हो जाएगा। मेरी खोज होने की संभावना बढ़ जाएगी। रुआनली कल्टीवेशन करते हुए कहती है, आइए इसे स्टेप बाय स्टेप लें। रुआनली को देख 2 शिष्या आपस में बात कर रही होती हैं कि मैंने शुरू में सोचा था कि रास्ते में मैं अपने बड़े भाई बेली के और करीब आ जाऊंगी, लेकिन अचानक से वह हमेशा बड़ी बहन रुआन के आसपास ही रहता है। उसके साथ बातचीत करना भी मुश्किल है। दूसरी शिष्या कहती है, काश मैंने नहीं जानने का नाटक किया होता और कहा होता कि मैं तलवार पर उड़ नहीं सकती। इनकी बातें झाव सुन रही होती है। तभी सभी शिष्य शिकार करके वापस आ जाते हैं और कहते हैं, हम वापस आ गए। एक शिष्य कहता है, छोटी बहनों देखो, हमने हिरण और कई जंगली खरगोश को पकड़ा है। हम उन्हें आज रात खाने में खा सकते हैं। वे दोनों शिष्याएं कहती है, तुम लोग इतने प्यारे खरगोश कैसे खा सकते हो? यानकी कहता है, बड़ी बहन तुम्हें हिरण का कौन सा हिस्सा खाना पसंद है? मैं उसे तुम्हारे लिए भून सकता हूँ। रुआनली कहती है, मुझे खरगोश खाना पसंद है। पीछे से वे सभी शिष्या शौक में चली जाती हैं। यानकी आग में मांस को भूनते हुए सोचता है, मैंने सोचा था कि लड़कियों को खरगोश बहुत पसंद होंगे
और वे खरगोश का मांस खाना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। वह सचमुच अनोखी है। यानकी कहता है, बहन, मैंने इसे भूनते समय इसमें कुछ जड़ी बूटियां और जंगली फलों का रस मिलाया है। मुझे नहीं पता कि आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा या नहीं। रुआनली उसे देखकर उसकी आंखों में चमक ही आ जाती है। यानकी अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि वह ऐसा करती है। रुआनली को खाते हुए देख यानकी अपने मन में कहता है, तो उदासीन होने के अलावा बहन कभी कभी ऐसी प्यारी एक्सप्रेशन दिखाती हैं। यानकी कहता है, बड़ी बहन, धीरे धीरे खाना। अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हारे लिए सफ़र के दौरान खरगोश का मांस भून सकता हूँ। रुआनली खाते हुए कहती है, हाँ। वह अपने मन में कहती है, दरअसल में मेल लिट तो मेल लिट ही होता है। मुझे ऐसे जूनियर बहुत पसंद है। ये सब झाव देख रही होती है और जलते भुनते अपने मन में कहती है, उसे बेली की देखभाल क्यों मिलनी चाहिए? क्या वह खुद मांस नहीं भून सकती? उसकी खेती बाड़ी तो खत्म हो गई है, लेकिन क्या उसके हाथ भी बेकार हैं? यानकी सभी से कहता है, सभी लोग आज रात जल्दी आराम करें। हमें कल सुबह जल्दी अपनी सफ़र शुरू करनी है। सभी कहते हैं, हाँ। सभी सोने लगते हैं। यानकी अपने साथी से कहता है कि मैं वहाँ पेट्रोल करूँगा। वह जाने लगता है और उसे सामने रुआनली सोई हुई दिखती है। वह सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही होती है। उसे देखकर यानकी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, जब वह रेस्ट करती है तो उसकी कोल्ड ऑरा गायब हो जाती है। वह एक साधारण परिवार की लड़की लगती है। अगर सोचे तो वह 100 वर्ष से अधिक उम्र की है, लेकिन जब वह अपनी आंखें बंद करती है तो वह एक यंग गर्ल की तरह दिखती है, जो अभी अभी 15 वर्ष की हुई है। रुआनली फिसलने लगती है। ये देखकर यानकी उसे पकड़ लेता है और कहता है, सीनियर सीनियर। रुआनली तो नींद में उसके कंधे पर सो जाती है और नींद में कहती है, खरगोश का हेड सॉस में भिगोए गए मिर्च और सिचुआन काली मिर्च के साथ पकाए गए जब तक कि वे नरम न हो जाए। ये सुनकर यानकी अपने मन में कहता है, क्या तुमको सचमुच खरगोश का मांस इतना पसंद है? फिर उसकी ओर निहारने लगता है और उसके बालों को छूने लगता है। फिर वह अपने हाथ को दूर हटा लेता है और पछतावे के साथ सोचता है, मैं बड़ी बहन को कैसे नाराज कर सकता हूँ। हम देखते हैं एक शिष्या अकेली जा रही होती है और कहती है, बड़े भाई कुसेंग, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। कुसेंग कहता है, सीनियर बहन सु, आप बिल्कुल सही समय पर आ गई। दैट्स माई गर्ल। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, जो कि किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो चलिए। फिर उस लड़के को कोई खींच कर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है। यानकी सो रहा होता है और उसकी ओर हाथ बढ़ता है। ये एहसास होने पर यानकी उस हाथ को पकड़ लेता है। सामने रुआनली होती है। रुआनली कहती है, जागो, वहाँ एक डिमोन स्पिरिट है। यानकी कहता है, बड़ी बहन। यानकी आते हुए सभी शिष्यों से कहता है, सभी शिष्यों सुनो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वे सभी अपनी तलवारों को समन करते हैं। वहाँ धुआं फैलने लगता है। रुआनली कहती है, सावधान रहे, यह स्मेल जहरीली है। यानकी कहता है, अपनी सांसें रोकें। वे सभी हमले के लिए तैयार होते हैं और फायर एक्टिव करते हैं। तभी वहाँ पे एक ट्री अपेयर होता है। रुआनली कहती है, डरो मत, यह एक प्लांट मॉन्स्टर है। इसके कमजोर जगहों पर हमला करने के लिए फायर स्पेल का यूज़ करो। यानकी कहता है, सभी सीनियर बहन को फॉलो करो। सभी एक साथ उस पर फायर स्पेल करते हैं और वह प्लांट जलकर वहीं गिर जाता है। फिर क्या था, वे सभी रुआनली से इम्प्रेस हो जाते हैं। एक शिष्या कहती है, अरे वाह, हमने इतनी जल्दी एक मॉन्स्टर को मार डाला। यह मेरे फर्स्ट टाइम है जब मैंने किसी मॉन्स्टर को मारा है। दूसरा शिष्य कहता है, इस पर काबू पाने के लिए हमें स्पेल सिखाने वाली सीनियर बहन को धन्यवाद। सभी कह रहे होते हैं कि सीनियर बहन, आप तो अमेजिंग है, आपने इस स्पिरिट को कैसे ढूंढा? रुआनली कहती है, आखिरकार मेरे पास आपसे थोड़ा अधिक एक्सपीरियंस है। यानकी अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि अब हर कोई बड़ी बहन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यानकी कहता है, ठीक है, सीनियर बहन थक गई है, अब उसे परेशान करना बंद करो। वे सभी कहते हैं, ठीक है, हम 3 दिन का बाद सीन देखते हैं।
जहाँ शिष्य आपस में बात कर रहे होते हैं कि सफ़र बहुत मुश्किल रही, सभी लोग यहीं रेस्ट कर लें और शहर से सामान मंगवा लें, हम 3 दिन में निकलेंगे। उनमें से एक कहता है, ग्रेट, 3 दिन सड़क पर रहने के बाद आखिरकार हम एक अच्छा हॉट बाथ ले सकते हैं। उनमें से दूसरा कहता है, मैं बाद में दावत पर जा रहा हूँ। इधर हमारे यानकी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी नज़र रुआनली पर ही होती है। रुआनली कहती है, बॉस पहले मुझे जमा राशि भरने दीजिए। एक शिष्य आकर कहता है, सीनियर बहन, हम अपना खर्च खुद से उठा सकते हैं, यह अच्छा नहीं है कि आप हमें पेमेंट करने दें। हाँ, आपने हमारी जान बचाई है, हम आपको कैसे पे करने दे सकते हैं। हम रहने के खर्चे को आपस में बांट सकते हैं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहन, पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस छोटी सी रकम का ख्याल रख लूँगा। यानकी आकर उसका थैला पकड़ लेता है। यह देखकर रुआनली सोचती है कि क्या चल रहा है और कहता है, यह मुझ पर है, और उस रेसिडेंस के मालिक की ओर फेंक देता है। वह मालिक भी खुश होकर कहता है, आने के लिए धन्यवाद। यानकी रुआनली का हाथ पकड़कर कहता है, बड़ी बहन, इस तरफ मैं आपको आराम करने के लिए ले जाऊंगा। रुआनली कहती है, ठीक है। वह लड़का तो अपना हाथ देखते हुए कहता है, उसने इतनी ताकत क्यों लगाई। हम देखते हैं कि यानकी सुकून के साथ हॉट बाथ ले रहा होता है और वह हॉट भी लग रहा होता है। फिर अपने मन में सोचता है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। बड़ी बहन के प्रति सभी के रवैये में आए बदलाव को देखकर मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए। बाहर से आवाज़ आ रही होती है कि आज मैं और करीब गया और महसूस किया कि बड़ी बहन बहुत प्यारी थी। वह संप्रदाय की महिला शिष्यों से कहीं अधिक सुंदर है। मैंने सोचा था कि वह अनफ्रेंडली है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी काइंड होगी। मुझे आश्चर्य है कि फ्यूचर में बड़ी बहन किस तरह के आदमी से शादी करेगी। ये बातें सुनकर यानकी गुस्से में कहता है, इन शिष्यों को सजा मिलनी चाहिए। उन्हें अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसी सोच रखने की हिम्मत कैसे हुई। उसे आवाज़ सुनाई देती है। वह झट से कपड़े पहनकर बाहर निकलकर कहता है, कौन हो भाई। फिर उसके पीछे से कोई गुजरता है। वह पीछे मुड़कर कहता है, वहीं रुक जाओ। वह उसकी ओर बढ़ने वाला होता है, फिर देखता है कि कुसेंग मरा हुआ पड़ा होता है। यानकी उससे जांच करता है और अपने मन में कहता है, उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, गला घोंटकर हत्या करने से पहले उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया होगा। यह तकनीक लगभग उसी तकनीक के समान है जिसका प्रयोग उस शिष्य पर किया गया था जिसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के हथियार पर खून है। सभी शिष्य आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह वही हत्यारा है। वह सच में हमारा पीछा कर रहा था। अब क्या करें। एक शिष्य क्यान यू का हाथ पकड़कर कहता है, क्यान यू, आप और कुसेंग एक ही कमरे में रहते हैं, क्या यह आपने ही किया है। क्यान यू कहती है, यह मैं नहीं हूँ, मैं कमरे में सो रही थी और मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह शिष्य कहता है, आप अभी भी इनकार करने की कोशिश कर रही हैं। कुसेंग के शरीर पर इतने सारे जख्म होने के बावजूद आप कोई आवाज़ कैसे नहीं सुन पाई। क्यान यू कहती है, मैं सचमुच नहीं जानती कि आज रात में इतनी अच्छी नींद क्यों सो पाई। बड़े भाई, मैंने किसी को नहीं मारा, प्लीज़ मुझ पर विश्वास करें। यानकी कहता है, दरअसल में यह वह नहीं थी जिसने कुसेंग को मारा है। वह उस तार को देखते हुए कहता है, शव की स्थिति को देखते हुए कुसेंग की गर्दन लगभग पूरी तरह से गला घोट दी गई थी, और जिस पल मैंने शोर सुना था उस समय से लेकर जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा, यह केवल कुछ ही समय का समय था, लगभग आधी अगरबत्ती जलने के बराबर। यदि उसने अपने गले को पतले धागे से दबाया होता तो उसके हाथों पर कुछ निशान या खून के धब्बे होते। हालांकि क्यान यू के हाथ साफ है और उन पर कोई निशान नहीं है, इसलिए वह हत्यारा नहीं हो सकती। वह शिष्य उसका हाथ देखता है और कहता है, यह सच है। बाकी भी शिष्य अपने हाथ दिखाते हुए कहते हैं, सीनियर मार्शल भाई, मेरे हाथों पर कोई निशान नहीं है। क्या मुझे सस्पेक्ट के तौर पर खारिज किया जा सकता है। दूसरा शिष्य कहता है, मैं भी नहीं, मैं निर्दोष हूँ। यानकी कहता है, जूनियर मार्शल भाई, मैंने आपसे कहा था कि सीनियर रुआन और पश्चिम आंगन की महिला शिष्यों को सूचित करें। क्या वे आ रहे हैं। वे लोग दौड़कर आ रहे होते हैं। रुआनली कहती है, हम यहाँ हैं, क्या हो रहा है।
यानकी कहता है, बड़ी बहन एक शिष्य मर गया। मैंने केयरफुली चोटों की जांच की और यह पिछले हत्यारे द्वारा की गई चोटों जैसी ही थी। रुआनली के पीछे से शिष्याएं आपस में बात कर रही होती हैं कि क्या कोई मर गया? कौन मरा? दूसरी शिष्य कहती है, यह तो कुसेन लगता है। यानकी कहता है, मेरा अनुमान है कि कल्प्रिट ने अपना हाथ इंजर्ड कर लिया होगा। ईस्ट कोर्टयार्ड में मेल शिष्यों की जांच पहले ही हो चुकी है। अब केवल वेस्ट कोर्टयार्ड के फीमेल शिष्याएं ही बची है। रुआली उन शिष्याओं से कहती है, इस केस में आप सभी 3 कॉलम बनाकर लाइन से खड़े हो जाएं। हथेलियों को ऊपर की ओर रखें और जांच के लिए वेट करें। वे सभी शिष्याएं कहती है, हाँ बहन। उनमें से एक शिष्या घबराई हुई होती है। वे सभी अपनी हथेलियों को सामने की ओर कर देती है और यानकी उनकी जांच करता है। वह घबराई हुई शिष्या अपनी हथेली नहीं दिखा रही होती है। ये देखकर यानकी कहता है, खोलो। फिर वह अपनी बंद मुट्ठी को खोलती है, लेकिन उसकी हथेली पर कोई निशान नहीं होता। ये देखकर शिष्य कहते हैं, अजीब बात है, किसी के हाथ पर कोई निशान क्यों नहीं है? दूसरा शिष्य कहता है, ग्रेट, इसका मतलब यह है कि हम में से कोई भी दोषी नहीं है। ये सुनकर यानकी मन में कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या यह हो सकता है कि मैं गलत था? कल्प्रिट हम में से कोई अगर बादल संप्रदाय का नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पीछे पीछे यहाँ आया है। इन सब में हमारी झाव ये मौका कैसे छोड़ने वाली थी? धमाके से एंट्री करते हुए कहती है, रुको भाई, क्या फीमेल शिष्याओं में से अभी भी एक भी ऐसी शिष्य नहीं है जिसकी जांच नहीं हुई हो? रुआनली तो समझ ही जाती है कि इसका इशारा मेरी तरफ है। यानकी भी मन में कहता है, सीनियर बहन रुआन। एक शिष्य कहता है, छोटी बहन, क्या तुम मजाक कर रही हो? बहन रुआन मर्डरर कैसे हो सकती है? दूसरा शिष्य कहता है, उसके पास तो कोई मार्शल आर्ट्स भी नहीं है, वह कुसिन के करीब कैसे जा सकती है? झाव हंसते हुए कहती है, अगर वह निर्दोष है तो वह अपने दोनों हाथ दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं करती? बड़ी बहन, क्या आप अपने हाथ खोलकर हमें दिखाने की हिम्मत रखती हैं? ये सुनकर रुमाली अपना हाथ खोलकर दिखाती है। पीछे से शिष्य कहता है, कोई नहीं, उसके हाथों पर भी कोई निशान नहीं है। रुमाली झाव की ओर देखते हुए कहती है, आप क्या सोचती है? क्या यह वही उत्तर नहीं है जो आप चाहती थी? झाव तो झूठी सी खुशी जाहिर करते हुए कहती है, तो आप दोषी नहीं हैं। अब मैं निश्चित हो सकती हूँ। शिष्याएं बात कर रही होती हैं कि ऐसा लगता है कि अपराधी हमारे बीच नहीं है। दूसरी शिष्या कहती है, अपराधी निश्चित रूप से संप्रदाय से बाहर का कोई व्यक्ति होगा जिसने हमारा पीछा किया और यह क्राइम किया। यानकी कहता है, अब से हमें कम से कम 3-3 के समूह में चलने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे पर नज़र रखनी चाहिए और अकेले रहने से बचना चाहिए। हम देखते हैं वही शिष्य जो अकेली जा रही होती है, इधर उधर देखती है, लेकिन सामने तो हमारा हीरो यानी यानकी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली एपिसोड देखे होंगे तो यह वही शिष्य है जो रात में जंगल में अकेली कुसेन के साथ थी। यानकी कहता है, यह तुम थी शूटिंग, तुमने यह किया? शूटिंग कहती है, बड़े भाई आप क्या बात कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। यानकी कहता है, आपके ऊपर की खुशबू बिल्कुल कुसेन के कमरे की खुशबू जैसी है। हालांकि यह हल्का है, फिर भी आपकी हथेली की जांच करते समय मुझे इसका संकेत मिल गया। उसकी हाथ पकड़े हुए यानकी कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह खुशबू आपकी आस्तीन में होनी चाहिए। आप इस समय उसे नष्ट करने की योजना बना रही हैं, है ना? और हम देखते हैं कि उसके पास से एक शीशी निकल कर गिरती है। यानकी उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? शूटिंग कहती है, वह एक घिनौना कूड़ा कचरा है। सबसे पहले मैंने एक लापरवाही भरी गलती की। हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ कुसेन शूटिंग से कह रहा होता है, यह ठीक है, आपने लाइब्रेरी में सफाई करते समय गलती से किताबें गीली कर दी है ना? मैं तुम्हारा दोष अपने ऊपर ले लूँगा।
बस इसे दूसरों से दूर रखना। शूटिंग कहती है, मैं वास्तव में ऐसा नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि वह दयालु पूर्वक मुझे ढक रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे कुछ और ही उद्देश्य था। वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। कुसेंग कहता है, छोटी बहन, मैंने तुम्हारे लिए सजा भुगती है, तुम्हें कम से कम मुझे इनाम तो देना चाहिए। शूटिंग कहती है, नहीं, मुझे छोड़ दो बड़े भाई। बाद में मुझे पता चला कि यह उसकी यूजुअल टेक्निक थी। संप्रदाय की कई फीमेल शिष्याओं पर उसने हमला किया था। शूटिंग छिपकर कियान्यू और कुसेंग की बातें सुन रही होती है। कुसेंग कहता है, बड़ी बहन, कोई तमाशा मत बनाओ और चीज़ों को बदसूरत मत बनाओ। यह स्पष्ट रूप से तुम थी जो मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी। मेरे मन में कोई द्वेष था? मैं तुम्हें सबूतों के साथ ब्लैकमेल कैसे कर सकता था? यदि आप बोलने की हिम्मत करेंगे तो हम सब बेनकाब हो जाएंगे और संप्रदाय से बाहर निकाल दिए जाएंगे। कियान्यू कहती है, तुम पूरी तरह से नीच हो। मैंने सोचा था कि जब हम संप्रदाय के ग्रैंड गैदरिंग में शामिल होंगे तो वह खुद पर काबू रखेगा, लेकिन मैंने यह कभी आशा नहीं की थी कि इस यात्रा में मुझ पर उनकी यातना और बढ़ जाएगी। कुसेंग कहता है, छोटी बहन, क्या यह जंगल में कमरे के अंदर से ज़्यादा रोमांचक नहीं है? मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। बड़े भाई, बात यहाँ तक पहुँच गई है, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे गिरफ्तार कर लो और मास्टर को रिपोर्ट करो। यानकी कहता है, मैंने कब कहा कि आप दोषी हैं? शूटिंग कहती है, बड़े भाई। यानकी कहता है, हालांकि आपने उसे नशीली पदार्थ दिया था, लेकिन वास्तव में हमला करने वाला आप नहीं थे। आपके पर्सनालिटी को देखते हुए किसी की हत्या करने के बाद आपके लिए शांतिपूर्वक क्राइम सीन से निकल जाना नामुमकिन है। इसके अलावा आपका फिगर उस व्यक्ति से मेल नहीं खाता जिसे मैंने क्राइम सीन से जाते हुए देखा था। क्या किसी ने आपकी मदद की? ये सुनकर तो वह सोच में ही डूब जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम रुआनली को देखते हैं जो अपना हाथ धो रही होती है। डेविल कहता है, यह अफसोस की बात है, आप अभी अभी पकड़े ही गए थे। रुआनली कहती है, क्या मुझे आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद देना चाहिए? डेविल कहता है, आप सबूत छुपाने के लिए फेस पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के स्किल्स धोखे के साथ ऐसा लगता है कि विलेन बनना नेचुरली आपके लिए सही है। बाहर बारिश होती है। रुआनली की चिड़िया उड़ते हुए आकर रुआनली की उंगली पर बैठती है। रुआनली कहती है, आप वापस आ गए। अगली बार जब मैं व्यस्त रहूं तो कोशिश करना कि सावधान रहना, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। रुआनली उसे प्यार से पूछती है। 4 घंटे पहले का सीन देखते हैं। शूटिंग कुसेन को मारने वाली होती है, लेकिन उसमें उसे मारने की हिम्मत नहीं होती। वह चाकू फेंक देती है और कहती है, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। फिर किसी के पैरों के चलने की आवाज आती है। ये सुनकर वह वहां से भाग जाती है। हम देखते हैं कि वह तो रुआनली होती है। डेविल कहता है, रुआन जियोली, ऐसा लगता है कि कोई आपसे पहले इस कमीने को मारना चाहता है। आप लकी हैं। रुआनली कहती है, डेविल, जब मैं अपना काम कर रही हूँ तो क्या तुम चुप रह सकते हो? डेविल कहता है, मैं दरअसल में समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप उस फीमेल शिष्या की मदद क्यों करना चाहती हैं? क्या यह बेहतर नहीं होता कि उसे हॉल में बेनकाब किया जाए और उसे अपना बलि का बकरा बनाया जाए? रुआनली कहती है, बुराई के साथ बुराई से फाइटिंग मेरी एरिया एक्सपर्टीज है, तो उसके लिए, एक विक्टिम के लिए इसे कठिन क्यों बनाया जाए? इसके अलावा अगर मैं मिशन पूरा नहीं करती तो तुम मुझे मारने वाले हो, है ना? डेविल कहता है, आपके पास अच्छी मेमोरी है। हालांकि मेललेट को इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तभी रुआनली के दरवाजे को कोई खटखटाता है। यानकी कहता है, सीनियर बहन, क्या आप सो गई हैं? यह मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? डेविल कहता है, आप बड़ी मुसीबत में हैं। यानकी अंदर आकर उसे ग्रेडिंग करता है। रुआनली चाय निकालती है। यानकी कहता है, बहन, एक मर्डर हुई है और मर्डरर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। क्या आप सच में अदर फीमेल शिष्यों के साथ रहना नहीं चाहती? रुआनली कहती है,
मैं अकेले रहने की आदी हूँ, इसलिए मैं ठीक हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ और उनके साथ रहना उन्हें अनकंफर्टेबल कर देगा। यानकी कहता है, ऐसा लगता है कि आप साफ रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं, इसलिए मैं संप्रदाय की स्वामी से किसी और समय आपके लिए कुछ और खरीदने के लिए कहूँगा। यानकी मन में कहता है, हालांकि शूटिंग ने मर्डरर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने जो पैरों की चलने की आवाज़ सुनी थी वह बहुत हल्के थे, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि काले कपड़े पहने वह व्यक्ति जरूर कोई महिला होगी। लेकिन मर्डर के समय शूटिंग को छोड़कर बाकी सभी गर्ल्स जोड़े में थी, केवल सीनियर बहन अकेली हैं। कोई बहाना नहीं है। रुआनली कहती है, ब्रदर मेरे लिए शॉपिंग मत करो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। क्या आप टीम के साथ पिछले कुछ दिनों से ठीक से सोए नहीं हैं? इसे टेस्ट करें। यानकी मन में कहता है, क्या मुझे सचमुच उस पर शक करना चाहिए? यानकी कहता है, सीनियर बहन, क्या मैं आपकी हथेली दोबारा देख सकता हूँ? ये सुनकर तो रुआली चौंक ही जाती है। वहाँ बिजली कड़कने लगती है और कैंडल बुझ जाती है। यानकी मन में कहता है, बस डबल चेक, मर्डरर सीनियर बहन नहीं हो सकती। वहाँ बिजली गरजती है। ये सुनकर रुआली घबरा जाती है और झट से यानकी से लिपट जाती है। यानकी कहता है, सीनियर बहन, आपके साथ क्या हुआ? बहन? रुआली तो उसे और कसकर पकड़ लेती है। यानकी भी उसे पकड़ता है और कहता है, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। रुआली कहती है, हाँ। हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही होती है और अंदर यानकी रुआनली को कंफर्ट करता है। यानकी मन में कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह ठंडर से डरती है। मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने उसे सचमुच किसी व्यक्ति के साथ ऐसा देखा है। वह बहुत नाजुक है, मानो वह स्पर्श मात्र से ही बिखर जाएगी। बहन रुआन। हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है। रुआन जाग जाती है और कहती है, सूरज निकल आया है। डेविल कहता है, रुआन जियाली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी तेज तर्रार होंगी। आपके पास इतने अच्छी एक्टिंग स्किल्स होंगी। रुआनली कहती है, एक्टिंग? डेविल कहता है, हाँ, मैं दरअसल में वुमेन्स को रोते हुए नहीं देख सकता। उसने पिछली रात आपको पूरी रात कंफर्ट किया। रुआनली कहती है, मैं कल रात एक्टिंग नहीं कर रही थी, डरना इस शरीर का मिजाज है। डेविल कहता है, एनीवे, उसने आपकी हथेली की जांच नहीं की, इसलिए आप बच गई। बेड से उतर कर डाइनिंग टेबल को देखकर मन में कहती है, क्या यह सब चीजें भी उसने ही तैयार की थी? हम देखते हैं सभी शिष्य बाहर इकट्ठे होते हैं। यानकी कहता है, सब लोग थोड़ी देर और रुके। एक बार जब हम आगे के पहाड़ों पर उड़ान भरेंगे तो हम जल्द ही अमर पर्वत संप्रदाय पर होंगे। रुआनली कहती है, यानकी मैं तैयार हूँ, चलो चले। यानकी कहता है, बहन, शेष यात्रा के लिए फ्लाइंग स्वाइट पर आपके साथ चलने के लिए मेरे पास एक फीमेल शिष्य है। रुआनली को तो कुछ समझ में नहीं आता। रुआनली कहती है, क्या कल रात जो हुआ उससे मैंने तुम्हें डरा दिया? यानकी कहता है, बहन, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल रात जो हुआ वह मेरी गलती थी। मुझे आपको देर रात परेशान नहीं करना चाहिए था और मुझे आपके कमरे में नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन अगर अन्य शिष्यों को पता चल गया तो इससे आपकी रेपुटेशन को डैमेज हो सकता है। रुआनली कहती है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, जैसा कि आप इनोसेंट हैं। लेकिन अगर आप सस्पिशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं आपकी अरेंजमेंट को फॉलो करूंगी। फिर एक शिष्य कहती है, बड़ी बहन, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपको सुरक्षित ले जाऊंगी। रुआनली कहती है, मैं इस समय आप पर भरोसा कर रही हूँ। यानकी मन में कहता है, इनोसेंट। यानकी कल रात का याद करता है कि यानकी रुआनली को बड़े आराम से बिस्तर पर लेटाकर वहां से जाने लगता है। रुआनली उसके कपड़े को पकड़ती है। यानकी ये देखकर मन में कहता है, सीनियर बहन, आपको सचमुच कोई आइडिया नहीं है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल में एक डीमन ने घर बना लिया है।
सारे प्रिंसिपल्स, मैनर्स और तहजीब टूट गए। वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर रुआनली के चीख पर किस करता है और मन में कहता है, दोषी तो मैं ही हूँ। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक शिष्य कहता है, बड़े भाई देखो। हम देखते हैं अमर संप्रदाय पर्वत को देखने में ही बहुत खूबसूरत होता है। दो शिष्याएं कहती हैं, कॉन्फ्रेंस 3 दिन बाद शुरू होगा। डियर फेलो कल्टीवेटर्स, प्लीज हमें यहाँ फॉलो करें। हमने आप सभी के रहने के लिए कंफर्टेबल कमरों की अरेंजमेंट की है। कोई कहता है, यह अमर पर्वत है, सो ग्रांड। उन दोनों में से एक शिष्या कहती है, ट्रेनिंग ग्राउंड तक जाने के लिए वेस्ट रोड को फॉलो करें। 3 दिनों में कंपटीशन के दौरान आप वेस्ट साइड में बैठ सकते हैं। दूसरी शिष्या कहती है, बाद में हम आप में से प्रत्येक के लिए भोजन लाएंगे। इसके अलावा लियनमेन पर्वत के नियमों के अनुसार आधी रात के बाद पहाड़ों में घूमना मना है। हमें आशा है कि आप सभी फॉलो कल्टीवेटर्स इसका अनुपालन करेंगे। यानकी कहता है, थैंक यू। हम देखते हैं एक कमरे के बाहर यानकी खड़े होकर मन में कहता है, पिछले 2 दिनों में मैं हमेशा अनजाने में खुद को सीनियर सिस्टर के कमरे के सामने पाता हूँ। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन यह सिर्फ उसका सबकॉन्शियस मन है जो यहाँ आना चाहता है। हालांकि उसे पता होता कि मैंने उन दृश्यों का फिर से सपना देखा है, वह मुझसे घृणा करती। फिर रूम का दरवाजा खुलता है, सामने रुआनली होती है। रुआनली कहती है, यानकी तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो? यानकी घबरा कर कहता है, पेट्रोलिंग। रुआनली वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर यानकी कहता है, बहुत देर हो गई है, आप कहाँ जा रही हैं? रुआनली कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जा रही हूँ। कल अमर संप्रदायों की ग्रांड कंपटीशन है। पेट्रोलिंग खत्म करने के बाद वापस जाओ और जल्दी आराम करो। हम देखते हैं कि यानकी रुआनली के पीछे पीछे चल रहा होता है। रुआनली मन में कहती है, वह दूर से मेरा पीछा कर रहा है। क्या वह सचमुच मुझसे दूरी बनाकर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? वह सचमुच अजीब लगता है। कोई कहता है, दूर से मुझे लगा कि आप जानी पहचानी लगी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जूनियर सिस्टर रुआन होगी। हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम झांग क्विंगफेंग संप्रदाय लिन के संप्रदाय के स्वामी हैं। वह कहता है, इतने साल हो गए और जूनियर मार्शल सिस्टर, आप अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल और चार्मिंग हैं। क्या आपको मैं याद हूँ? रुआनली कहती है, रास्ता बनाओ। क्विंगफेंग उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहता है, वेट, मैंने सुना है कल्टीवेशन के दौरान आपके साथ एक इंसिडेंट हुई जिसके रिजल्ट से आपकी स्पिरिचुअल पावर नष्ट हो गई है। मुझे आपकी नर्व्स चेक करके यह पता लगाने में मदद क्यों नहीं करने देती कि क्या चीजों को बदलने का कोई तरीका है। लेकिन हमारा हीरो यानकी उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है और कहता है, मास्टर प्लीज बिहेव। क्विंगफेंग कहता है, कैसा दबाव है मेरे फ्रेंड, आपकी शक्ल सचमुच हैंडसम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। संप्रदाय मास्टर झेंग द्वारा सिखाए गए शिष्य दरअसल में असाधारण है। यह अभी मेरी असभ्यता थी। आप दोनों बातचीत के लिए लिन पर मेरे घर क्यों नहीं आते? मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। रुआनली कहती है, आप कौन हैं? झांग क्विंगफेंग हैरान होकर कहता है, छोटी बहन तुम बहुत भुलक्कड़ हो। उस समय हम। रुआनली कहती है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि तुम कौन हो, फिर भी तुम मुझे परेशान क्यों करना चाहते हो? क्या इतनी जिद्दी रहना आपके संप्रदाय का स्टाइल है? झांग क्विंगफेंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि जब हम कई साल पहले मिले थे तब आपके शब्दों का ढंग काफी सुधर गया है। उस केस में मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। गुड बाय। यानकी कहता है, बहन सब ठीक है? रुआनली कहती है, यानकी आप शिष्यों में सबसे अधिक शांत हैं, लेकिन आपने अभी अभी इतनी तीव्र हत्या की मंशा क्यों प्रदर्शित की? ये सुनकर तो यानकी कुछ बोल ही नहीं पाता। रुआनली कहती है, कल्टीवेटर्स शांति और संयम को महत्व देते हैं। आप अचानक इस तरह अपना आपा कैसे खो सकते हैं? यानकी कहता है, मैंने सिचुएशन को गलत ढंग से संभाला और आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी।
यानकी मन में कहता है, बहन तुम्हें यह नहीं मालूम होगा, मैं न केवल अपनी इमोशंस पर काबू रखने में असफल रहा, बल्कि मुझे उन आँखों को भी निकाल देने की इच्छा हुई जो आपका अनादर करती थी। रुआनली कहती है, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं ऐसी जगह ढूंढूंगी जहाँ कोई न देख सके और उसे अच्छी तरह पीटूंगी। किसी विलेन का खुलेआम इंसल्ट करने से उसके मन में आपके प्रति द्वेष पैदा हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यानकी संकोच करते हुए कहता है, बहन तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? फिर मन में कहता है, क्या वह मेरे बारे में चिंतित है? रुआनली कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर यानकी का दिल धड़कना ही बंद हो जाता है और मन में कहता है, पसंद करती है। फिर रुआनली उसे पसंद करने की वजह गिनती है। वह कहती है, आपका कैरेक्टर और अपीयरेंस अच्छी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। मेरे लिए आपको न पसंद करना मुश्किल है। यानकी के अरमानों में पानी ही फिर जाता है और कहता है, अब मैं समझा। रुआनली कहती है, वैसे भी अगली बार आपको लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। हमारी स्टेटस अलग अलग हैं। भले ही वह मुझसे द्वेष रखता हो, वह बादल अमर संप्रदाय में ढूंढने नहीं आ सकेगा। जहाँ तक आपकी बात है, आप पहले ही शिष्य हैं और वह आपका नाम मात्र का सीनियर है। वह आपको सबक सिखाने का अवसर आसानी से ढूंढ सकता है। यानकी ब्लेस करते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है। डेविल कहता है, रुआन जियोली, मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत अजीब हो। तुम थैंक यू भी नहीं कर सकती। रुआनली तो मुंह फुलाकर मन में कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। रुआनली जाते हुए मुड़कर कहती है, चलो वापस चले ताकि तुम फिर से मक्खियों से न टकराओ। यानकी कहता है, ठीक है। फिर अगले दिन अमर पर्वत संप्रदाय को देखते हैं, जहाँ सभी इकट्ठे खड़े होते हैं, घंटी को बजाते हैं। वहाँ एक आदमी कहता है, दूर से आने वाले के लिए धन्यवाद। साथ ही अमर लोग, 100 साल में एक बार होने वाला अमर संप्रदाय सम्मेलन, जहाँ मार्शल आर्ट के माध्यम से दोस्ती बनाई जाती है, शुरू होने वाला है। इस बार इस ग्रेट कंपटीशन में 12 संप्रदाय भाग ले रहे हैं। प्रत्येक संप्रदाय ने 6 श्रेष्ठ शिष्यों का चयन किया है। कुल मिलाकर 72 शिष्य एक एक मुकाबलों के लिए चुने गए हैं। मुकाबलों का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा और फाइनल विनर को ग्रेट मैजिक वीपन मिलेगा। प्लीज संप्रदाय मास्टर्स एंड एल्डर्स अपना स्थान ग्रहण करें। रुआनली कहती है, मैचों के दौरान अत्यधिक मुकाबला से बचें और जब आवश्यक हो तो रुकें, चोट न पहुंचाएं। यानकी कहता है, बहन प्लीज निश्चित रहें। कुछ शिष्य बात कर रहे होते हैं। अजीब बात है, दर्शक स्टैंड को देखो, लिन संप्रदाय के लीडर का पोजीशन खाली क्यों है? पहला शिष्य कहता है, मैंने सुना है कि वह कल रात फिसलकर खाद के गड्ढे में गिर गया। वह अभी भी बेहोश है। दूसरा शिष्य कहता है, क्या यह सच है? एक शिष्य कहता है, बड़े भाई आज आप अच्छे मूड में लग रहे हैं। यानकी कहता है, फोकस। देखो, क्या यह फेंग संप्रदाय जियाओ जियायुन नहीं है? वह अफवाहें के अनुसार ही सुंदर है। वह न केवल सुंदर है, बल्कि उसकी कल्टीवेशन भी आउटस्टैंडिंग है। वह सच में किंग संप्रदाय की एक प्राउड शिष्य है। कुछ लोग कहते हैं कि वह बादल अमर संप्रदाय की रुआन जियोली की तरह है। वह एक रियर जीनियस है जो 100 साल में एक बार दिखाई देती है। रुआन जियोली पिछले कुछ समय से डिमोनिक एनर्जी से ग्रस्त है, इस हद तक कि वह अब तलवार भी नहीं पकड़ सकती। मेरी राय में जियाओ जियोइन बहुत बेहतर है। हमारे यान की तो ये सब सुनकर उसके अंदर का ज्वालामुखी ही फूट रहा होता है और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता है। डेविल कहता है, इस साल इस पोजीशन के लिए टॉप कैंडिडेट जियाओ जियायुन बेली यानकी की तरह ध्यान में रखने योग्य है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह इस प्लेन में फीमेल प्रोटेगनिस्ट है। रुआनली कहती है, अच्छा। डेविल कहता है, रुआन जियोली फीमेल प्रोटेगनिस्ट अपेयर हुई और आपकी भतीजी डेटिंग शुरू करने वाली है। इसके बाद वे दोनों मुकाबला करने के लिए लॉटरी निकालेंगे, क्योंकि जियाओ जियोयुन सुंदर है और इसके अलावा वह टॉप पोजीशन के लिए उसके साथ बराबरी पर है। उसने आसानी से उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। अमर संप्रदाय सम्मेलन उनकी प्रतिभा दिखाने की शुरुआत मात्र है। वे एक साथ यात्रा करेंगे और विभिन्न प्राचीन जानवरों पर विजय प्राप्त करेंगे। जीवन और मृत्यु के अनेक परीक्षणों का अनुभव करने के बाद वे अमर साथी बन जाते हैं। रियान जियोली
क्या आप चिंतित नहीं हैं? रुआनली कहती है, मुझे चिंतित क्यों होना चाहिए? जियाओली जियायून सुंदर है, उसका फिगर बहुत बढ़िया है और उसकी कल्टीवेशन बहुत पावरफुल है। अगर फ्यूचर में बेली यानकी को ऐसी पत्नी मिले तो मैं एक एल्डर के रूप में बहुत निश्चित महसूस करूंगी। डेविल तो परेशान होते हुए मन में कहता है, क्या इस होस्ट को सचमुच कोई संकट महसूस नहीं हो रहा है? क्या उसकी आत्मा में कुछ गड़बड़ है? एक शिष्य कहता है, सीनियर जियो जियायून बहुत सुंदर है। यानकी कहता है, सीनियर रुआन जितना नहीं। ओहो यानकी, हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। और मन में कहता है, सीनियर रुआन, अब मैं समझ गया। इस कंपटीशन में टॉप पोजीशन जीतने और कल्प्रिट को पकड़ने के बाद मैं अपनी फीलिंग को आपके सामने पूरी ईमानदारी से कन्फेस करूंगा। चाहे आप मुझे किसी भी रूप में देखें, मैं आपको प्रोटेक्ट अच्छे से करूंगा। मैं आपको जरा भी हानि पहुंचने नहीं दूंगा। फीमेल शिष्या कहती है, नेक्स्ट मैच के लिए नंबर 9 वाले शिष्य प्लीज मंच पर आए। यानकी ग्रीट करते हुए कहता है, बादल अमर संप्रदाय बेली यानकी। जियो जिन्यून कहती है, कांग संप्रदाय जियाओ जिन्यून। सभी शिष्य आपस में बात कर रहे होते हैं। हे भगवान, जियाओ जिन्यून और बेली यानकी असल में एक दूसरे के अगेंस्ट मुकाबला कर रहे हैं। कैसा भाग्य है। वे इस सम्मेलन में 2 सबसे टैलेंटेड पर्सन होने चाहिए, है ना? मैं पहले से ही इमेजिन कर सकता हूँ कि नेक्स्ट मैच में कितना एक्साइटिंग होगा। यह बिल्कुल उत्साहवर्धक होगा। एक फीमेल शिष्या कहती है, रुको, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक साथ खड़े ये दोनों विशेष रूप से मेल खाते हैं। बादल अमर संप्रदाय और कांग संप्रदाय ताकत में समान रूप से मेल खाते हैं, इसलिए ये दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। यानकी एक झलक रुआनली की ओर देखता है। रुआनली तो सो रही होती है। डेविल कहता है, अरे रुआन जियोली, यह आपके बिलव जूनियर के लिए मुकाबला करने का समय है, अभी से जाग जाओ। रुआनली जाग जाती है। ये देखकर यानकी खुश होकर मन में कहता है, वह जाग रही है। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यानकी तो प्यारा से स्माइल देता है और कहता है, प्लीज। रुआनली कहती है, अब वह मुझ पर क्यों मुस्कुरा रहा है? मैं शुरू होने वाला है, उसे इस शत्रुता फीमेल प्रोटेगनिस्ट पर ध्यान देना चाहिए। और उन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। जियाओ जियायून यानकी के वार को टॉर्च करते हुए कहती है, चलो भी। डेविल कहता है, आइए इस मैच को सीरियसली रूप से देखें। ओरिजिनल प्लॉट में इन दोनों में बराबरी की लड़ाई लड़ी और एक साथ आगे बढ़े। जियाओ जिन्यून निश्चित तौर पर एक असाधारण वुमेन है। यानकी अपनी तलवार से वार करता है, उसे जियाओली जियायून अपनी तलवार से रोकती है, लेकिन वह ज्यादा देर रोक नहीं पाती। यानकी उसकी तलवार को हवा में उड़ा देता है और वह जमीन पर गिर जाती है। यानकी उसके ऊपर तलवार तान कर कहता है, यही अंत है। रुआनली कहती है, डेविल, तुमने मुझे बताया यह उससे अलग क्यों है? डेविल तो हैरान होकर कहता है, क्या हो रहा है? ओरिजिनल प्लॉट पूरी तरह बदल गया है। एक शिष्य कहता है, बेली यानकी ने यह कदम कैसे उठाया? मैं इसे बिल्कुल नहीं देख सकता। दूसरा शिष्य कहता है, यह तलवार तकनीक बहुत भयंकर है, वह सच में कोई दया नहीं दिखाता है। जियाओ जियायून कहती है, मैं तुम्हें याद रखूंगी। सभी लोग खुशी से कहते हैं, वाह, सीनियर भाई जीत गया। और रुआनली की ओर देखकर स्माइल पास करता है। रुआनली कहती है, डेविल, एक्सप्लेन करो कि मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वह प्रशंसा के लिए भीख मांग रहा है। ओहो रुआनली, यानकी के फीलिंग्स को कब समझोगी? डेविल मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओरिजिनल प्लॉट में इतना बड़ा बदलाव किया जाएगा। आगे क्या होगा, मैं इस मूर्ख होस्ट को समझाऊंगा। डेविल कहता है, रियान जियोली, आपके जूनियर ब्रदर ने बहुत अनादर किया है। बेली यानकी आपको पसंद करता है। ये सुनकर रुआनली तो शौक हो जाती है। डेविल तो अपना सिर पकड़ कर कहता है, मैंने बहुत से होस्ट को गाइड किया है, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा है। आमतौर पर जिन होस्टों का मैं गाइड करता हूँ वे मेन लीड को पसंद करते हैं, लेकिन इस बार मामला इसके उल्टा है। रुआनली कहती है, ओह, और यानकी की ओर देखने लगती है। यानकी तो बस उसकी ओर ही देखे जा रहा होता है। रुआनली कहती है, तो वह मुझे पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम रुआनली को देखते हैं जो चांद को देख रही होती है। रुआनली कहती है, डेविल, वह मुझे पसंद करता है, इसलिए मैंने स्टोरी बदल दी जाएगी, है ना? डेविल कहता है, मैंने पहले कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया है, मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। यानकी कहता है, सीनियर बहन। रुआनली पीछे मुड़कर देखती है। यानकी कहता है,
आज की कंपटीशन में हमारे सभी संप्रदाय के शिष्य विनर हुए, कोई भी बाहर नहीं हुआ। नेक्स्ट कंपटीशन 3 दिन में होगी। रुआनली कहती है, आज आपने अच्छा किया, लेकिन चलो झांग किंगफेंग के साथ इस मामले को खत्म कर देते हैं। अगली बार ऐसा नहीं होगा। यानकी कहता है, हाँ बहन, और मन में कहता है, उसके लिए किसी की प्रशंसा करना दुर्लभ है। ओह, यानकी कितनी एक्सपेक्टेशन रखता है। वह रुआनली को देखता है। रुआनली तो चांद की चांदनी बहुत सुंदर लग रही होती और हवाएं भी चल रही होती हैं। हमारे यानकी तो हमेशा तैयार रहता है। वह क्लॉक निकालता है और रुआनली को कवर कर कहता है, बहन, रात में तेज हवाएं चल रही हैं और आपके पास और प्रोटेक्शन नहीं है। यह क्लॉक पहनो। और उसे देखते हुए ब्लश करता है। रुआनली कहती है, तुम। यानकी कहता है, क्या गलत है? रुआनली जाते हुए कहती है, कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, हमें जल्दी वापस चले जाना चाहिए। और मन में कहती है, क्या यह सामान्य बात है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसे इस तरह घूरते रहते हैं? जाते हुए रुआनली को देखकर यानकी कहता है, उसके ऊपर का क्लॉक उसे और भी अधिक नाजुक बना देता है। वेट, यह फिगर, यह इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? यानकी रुआनली के पीछे उसके रूम तक आ जाता है। रुआनली कहती है, अब तुम वापस जा सकते हो, और दरवाजा बंद करने लगती है। लेकिन यानकी दरवाजा पकड़ लेता है और कहता है, मास्टर, इन दिनों मेरी कल्टीवेशन सफलता के कगार पर लगती है, लेकिन मैं कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ। मास्टर, क्या आप प्लीज मुझे कुछ गाइडेंस दे सकती हैं? रुआनली कहती है, फिर अंदर आओ। यानकी कहता है, मास्टर, आपका थैंक यू। ये झांग किंगफेंग देख लेता है। रुआनली यानकी की कल्टीवेशन में मदद करती है। रुआनली कहती है, यहाँ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऊपर की ओर ले जाने का कोशिश करो। यानकी मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मास्टर के पास डिंटियन के ट्रू एसेंस के अलावा कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। मैंने सिर्फ कमरे को चेक किया और कोई सस्पिशियस टूल्स या कुछ भी नहीं पाया। क्या यह एक और कोइंसिडेंस हो सकता है? रुआनली कहती है, डिस्ट्रैक्ट मत हो, मेडिटेट करो। यानकी कहता है, हाँ। ये सब बाहर से झांग किंगफेंग सुन रहा होता है। वह मन में कहता है, ऐसा लगता है कि वाकई उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। वे आधी रात में अकेले रहते हैं। यह बहुत ही अश्लील है। और धूप जलाकर उनके रूम के अंदर घुसा देता है और हंसते हुए मन में कहता है, बेली यानकी, तुमने मुझे प्रमुख संप्रदायों के बीच हंसी का पात्र बना दिया। मैं भी तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। यानकी कहता है, यह कैसी स्मेल है? वह पीछे मुड़कर देखता है। रुआनली तो उसके पास आकर कहती है, यानकी, और मन में कहती है, मैं लगभग होश खोने वाली हूँ। ये देखकर डेविल कहता है, अरे यार, मैं जल्दी या बाद में इस फंक्शन को डीएक्टिवेट कर दूंगा। सिस्टम कहता है, सिस्टम को जबरन बंद कर दिया गया है, इसके लिए एक और जबरन बंद करना बाकी है। यानकी मन में कहता है, मास्टर पहले ही कल्टीवेशन की कमी के कारण प्रभावित है। मुझे पहले उन्हें होश में लाने में मदद करनी होगी। लेकिन रुआनली उसे किस करने लगती है। वह कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। यानकी कहता है, मास्टर, अब तो गर्मी और बढ़ रही है, और गोद में उठाकर बिस्तर में लेटाकर कहता है, पहले यह मास्टर थी जिसने मुझे सिखाया। रुआनली कहती है, तुम? यानकी कहता है, अब मास्टर को कुछ और सिखाने की बारी मेरी है। रुआनली मन में कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी होश खो चुकी हूँ। हम देखते हैं सभी एल्डर जा रहे होते हैं। एक एल्डर कहता है, मास्टर झांग, आपने आधी रात को सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया? क्या हुआ? झांग किंगफेंग कहता है, अमर संप्रदाय सम्मेलन के दौरान बादल अमर संप्रदाय के रुआनली सीनियर शिष्य बेली यानकी के साथ दिन रात घूमती रहती है। मैं रात के खाने के बाद टहलने के लिए निकला था और अचानक से मुझे ऐसे भ्रष्ट मामले का पता चल गया। अगर हम इन दोनों को नहीं पकड़ पाए तो इससे बादल अमर संप्रदाय की रेपुटेशन पर आंच आएगी। एल्डर मास्टर कहते हैं, क्या रुआनली और शिष्य इसमें शामिल हैं? झांग किंगफेंग कहता है,
देखो यह लव बर्ड के जोड़े को जो इंटीमेट एक्टिविटीज में इंगेजिंग है। लेकिन सामने तो रुआनली बुक पढ़ रही होती है। रुआनली कहती है, आप सब यहाँ? झांग किंगपेंग कहता है, जूनियर बहन रुआन, अमर संप्रदाय पर्वत पर रात ठंडी है और हम ईमानदारी से आपकी भलाई के बारे में परवाह करते हैं, इसलिए हम आपकी जांच करने आए हैं। इधर एल्डर को अजीब लग रहा होता है। रुआनली कहती है, तुम केवल मेरा हाल चाल जानने आए हो क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह है? इतने सारे बाहरी लोगों को बलपूर्वक मेरे रूम में लाकर कोई भी सोचेगा कि आप किसी व्यभिचारी को पकड़ने आए हैं। झांग किंगफेंग आग बबूला होकर कहता है, उफ, अब समझाने की कोशिश मत करो। मैंने साफ देखा है कि बेलियान की तुम्हारे साथ कमरे में घुसा था जबकि धूप अभी भी जल रही थी। कहाँ है वह? रुआनली कहती है, क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा? बादल अमर संप्रदाय दक्षिणी गार्डन में रहता है जबकि लिन संप्रदाय उत्तरी गार्डन में रहता है जो कि काफी दूर है। मैं आमतौर पर अपने आप में ही रहती हूँ और दूसरों के साथ बहुत कम बातचीत करती हूँ और वे इस बात की गवाही दे सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर झांग कितनी देर से मेरे कमरे के बाहर जासूसी कर रहे थे इससे पहले कि उन्होंने किसी को अंदर आते देखा। दूसरे संप्रदाय के प्रमुख कहते हैं, वह सच में जूनियर बहन रुआन के रूम के सामने छिपा हुआ था। एक और संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, झांग क्विंगफेंग एक टर्की आदमी है। यह सुनकर तो झांग क्विंगफेंग अपना दांत पिसता रह जाता है। एल्डर हाथ जोड़कर कहता है, आज की इंसिडेंट से जूनियर बहन रुआन की रेपुटेशन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए हम निश्चित तौर पर बादल अमर संप्रदाय को फेयर जजमेंट देंगे। उसे तो घसीटते हुए लेकर जाते हैं। एल्डर कहते हैं, ग्रेट कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट से लिन को हटा दें और वे 5 साल तक अमर पर्वत को रिस्पेक्ट नहीं देगा। झांग किंगफेन कहता है, वेट एल्डर, मेरी एक्सप्लेनेशन को सुने। एल्डर कहते हैं, जूनियर बहन रुआन, जल्दी रेस्ट करो और इस तरह की बकवास को अपनी कल्टीवेशन में बाधा मत बनने दो। रुआनली कहती है, मैं आपको विदा न कर पाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। उनके जाने के बाद रुआनली चैन की सांस लेती है और कहती है, बाहर आओ। यानकी बाहर निकल कर कहता है, सीनियर बहन, मुझे पता है मैं गलत था। हम देखते हैं कि यानकी के गाल पर रुआनली के हथेली का निशान होता है। रुआनली कहती है, अब तुम जा सकते। आज जो हुआ उसके बारे में किसी और को मत बताना। यानकी कहता है, बड़ी बहन मैं, लेकिन उसे तो रुआनली रूम से बाहर ही फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। वह मन में कहती है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ तो ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि संप्रदाय कंपटीशन पूरे 9 दिन तक चली। सभी संप्रदाय के शिष्यों ने जमकर कम्पीट की और लास्ट में बादल अमर संप्रदाय से बेलियान की चैंपियन के रूप में उभरे। इसे खत्म कर दिया। शिष्य कहते हैं, ग्रेट, हमारे बादल अमर संप्रदाय ने इस बार चैंपियनशिप जीत ली है। फीमेल शिष्य कहती है, सीनियर भाई, आप हमारे गौरव हैं। यानकी कहता है, हम्बल रहो। वापस जाते हुए शिष्य कहता है, चलो जल्दी चले, वापस चले और मास्टर को यह गुड न्यूज़ रिपोर्ट करें। फीमेल शिष्य कहती है, मेरा वेट करो। रुआनली कहती है, मैं तुम्हारी मदद को अप्रिशिएट करती हूँ। वह शिष्य कहती है, यह मेरी सौभाग्य है। यानकी कहता है, आज तेज हवा है इसलिए सेफ्टी के लिए मैं आपके साथ चलूँगा। वह शिष्य कहती है, ओह ठीक है सीनियर भाई, फिर से जर्नी, और वह चली जाती है। यानकी कहता है, मेरी गलती के लिए आप क्षमा करें, और वे जाने लगते हैं। रुआनली कहती है, तुम इतने करीब क्यों चिपके हुए हो? यानकी कहता है, आपके पास कोई स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन नहीं है इसलिए केयरफुल रहें, आपको सर्दी लग जाएगी। रुआनली कहती है, हम इतने स्लोली क्यों उड़ रहे हैं? यानकी कहता है, आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, ऐसे में यह सेफ है। रुआनली कहती है, हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस रखना चाहिए। यानकी कहता है, बाकी सभी शिष्य चले गए हैं, इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ठंड लगे तो आप मेरी ओर झुक सकती हैं ताकि गर्म रह सकें। रुआनली कहती है, जो भी हो, और मन में कहती है, भूल जाओ, उसे एक्सपोज करना अधिक कठिन होगा।
यानकी मन में कहता है, मैं पहले ही फर्स्ट प्लेस जीत चुका हूँ। कल्प्रिट को पकड़ने के बाद मैं लीडर के रूप में अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा और आपकी कल्टीवेशन में आपके साथ देने के लिए पीछे के पहाड़ पर जाऊंगा। हम बादल अमर संप्रदाय को देखते हैं। यानकी कहता है, मास्टर मैंने फर्स्ट प्लेस जीता। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, आपने एक ग्रेट जॉब किया। मैं निश्चित रूप से आपको उदारता पूर्वक रिवार्ड दूंगा, जो कि आपके पास लाइब्रेरी में हमेशा टॉप लेवल टेक्निक स्पिरिचुअल ग्रंथों का खजाना रहा है। आप इस बार रिवार्ड के रूप में कुछ भी चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। यानकी कहता है, मास्टर क्या आप किसी अन्य रिवार्ड की तलाश कर सकते हैं? संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, ओह, जब आप बच्चे थे तब से आपने मुझसे कभी रिवॉर्ड नहीं मांगा। मुझे बताओ इस बार आप क्या चाहते हैं? यानकी कहता है, मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया तो मैं मास्टर को इन्फॉर्म कर दूंगा। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, बहुत अच्छा, मैं सहमत हूँ। एल्डरसन कहते हैं, जैसा कि कहा जाता है रिवार्ड और पनिशमेंट क्लियरली डिफाइंड है। अब जब रिवार्ड दे दिया गया है तो पनिशमेंट का समय आ गया है ना? हेड संप्रदाय मास्टर रुआनली के लीडरशिप में मेरे शिष्य जिन्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया था, क्या आपको उसे जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? यानकी कहता है, एल्डरसन इस मैटर का उससे लेना देना नहीं है। रुआनली कहती है, क्या आपने हमेशा यह नहीं कहा है कि मैं बेकार हूँ? क्या आप सचमुच किसी अयोग्य व्यक्ति से अपने शिष्यों की रक्षा की आशा करते हैं? आप सिली फॉक्स हैं। एल्डरसन कहते हैं, तुम झाओ कहती है, संप्रदाय प्रमुख मास्टर, मेरा मानना है कि एल्डरसन की बातें सही हैं। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मिस रुआन एक एल्डर के रूप में मनमाने ढंग से काम करती थी और अक्सर जिम्मेदारी से बचती थी। ट्रेजेडी होने के बाद उन्होंने लीडर के रूप में अपना ड्यूटी नहीं निभाया। उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एल्डरसन कहते हैं, आपने जो कहा वह सच है। एक शिष्य की मौत हो गई और लीडर होने के नाते आप दोष से नहीं बच सकते। पनिशमेंट अनिवार्य है। यानकी कहता है, एल्डरसन आप बादल अमर संप्रदाय के रूल्स और रेगुलेशन को लिखने के चार्ज एल्डर हैं। क्या आपको केवल सेंटेंस का पहला आधा भाग ही याद है? एल्डरसन कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? यानकी कहता है, जब कोई मास्टर अपने शिष्यों को कल्टीवेशन के लिए बाहर ले जाता है और अगर कोई शिष्य घायल हो जाता है या मारा जाता है तो मास्टर को कोड़े मार कर दंडित किया जाता है। घायल होने पर 20 कोड़े और मृत्यु होने पर 50 कोड़े। पहली शर्त यह है कि लीडर मास्टर के पास अभी भी स्पेल और एलिबिलिटीज हो ताकि वह शिष्यों की प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। यानकी को इस तरह प्रोटेक्ट और डिफाइंड करते देख रुमाली तो कुछ भी ना कह पाती है। और इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि एल्डर्स क्या रुमाली को पनिशमेंट देता है या माफ़ कर देता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।